गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स और हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमान और जो मैडम को भी नमस्कार। सारे स्टूडेंटों को जो भिन्न भिन्न स्टेटों से जुड़े हुए हैं। आज हम क्या है, हर संडे को मोटिवेशनल क्लास लेकर के आते हैं। वो हर बच्चे के फायदे के लिए होती है या बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है, बातचीत करने का, अपनी बात रखने का एक अच्छा अवसर मिलता है। तो इसलिए हम क्या इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्ट से क्या हम मोटिवेशनल क्लासेस रखते हैं। तो आज हमने जो एडिशनल एसपी सीमा हिंगोनिया जी हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई हैं, वो हमारे बीच आए हुए हैं और वो आज SC/ST एक्ट के बारे में हमारे को मोटिवेट करेंगे। SC/ST एक्ट के बारे में हमारे को क्या है बताएंगे। ये जो कि MP जुडिशरी में या MP जो ADPO एग्जाम है वहां भी क्या है, इसको एज ए सिलेबस में ऐड किया गया है। तो उसके लिए हमारे को नॉलेज या जानकारी देंगी। तो इसके वेलकम के लिए हमारे साथ सौम्या मिश्रा जो कि उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, वो उनका वेलकम करेंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबको हमारे आज के मोटिवेशनल सेशन में स्वागत है। माय नेम इज सौम्या मिश्रा। आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, ओडिशा। आई एम ए सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट ऑफ कैपिटल लॉ कॉलेज भुवनेश्वर। हमारे आज के इस सेशन का उद्देश्य है अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1989 के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना। इस सेशन को आगे ले जाने से पहले मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के कुछ शब्द बोलना चाहूंगी, जो कुछ इस तरह से है। हमारी दुश्मनी ना किसी जातीय समुदाय से, ना किसी वर्ण विशेष से, ना किसी धर्म से और ना ही किसी इंसान से है, बल्कि हमारी दुश्मनी जातीय असमानता से, वर्ण व्यवस्था से, अंधविश्वास और पाखंड से और इसे बढ़ावा देने वाले हर एक सदस्य से है। तो इस SC/ST एक्ट का मकसद क्या है, ये एक्ट क्यों लागू हुआ, इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच अपना बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थित हैं माननीय सीमा हिंगोनिया मैम, जो कि एडिशनल SP हैं, टेलीकम्युनिकेशन पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में कार्यरत है। इससे पहले मैम हिस्ट्री लेक्चरर भी रह चुकी है। वर्तमान वो राजस्थान में सेव यूथ सेव नेशन, वॉइस फॉर वुमेन, SC/ST हेल्प ग्रुप जैसे कार्यक्रम कर रही है। इसके साथ साथ सीमा हिंगोनिया मैम ने सेव यूथ सेव नेशन, कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण जैसे बुक भी पब्लिश करी है और कई सारे एडिटोरियल्स भी लिखे हैं और समय समय पर गांव के लोगों को जागृत करने का काम भी करती है। तो मैं मैम सीमा हिंगोनिया का तहे दिल से हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और SC/ST एक्ट के ऊपर अपना विचार स्पष्ट करने की निवेदन करती हूँ। दिया था और 15 जो संविधान का अनुच्छेद है और संविधान की आत्मा जिससे कहते हैं, जहाँ पर साफ लिखा हुआ है धर्म के आधार पर किसी में कोई भेद नहीं होना चाहिए या ना होगा। संविधान में जब हमारा अनुच्छेद 15 और 17 पढ़ते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है। वहीं पे अनुच्छेद 17 और संसद द्वारा पारित अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 आया था, जिसमें प्रयास किया गया था कि इस अनटचेबिलिटी को या जो जातीय उत्पीड़न है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन 1955 से लेकर 1979 तक 1989 तक जब यह समाप्त नहीं हुआ तो इसमें कानून लागू किया गया, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट जो लागू किया गया। उसके बाद भी ये घटनाएं लगातार कम नहीं हुई और लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो 2015-16 में वापस से इसमें अमेंडमेंट होकर उन सभी एक्ट्स को शामिल कर लिया गया जो जातीय उत्पीड़न को दर्शाते हैं और उनमें बहुत सारा चेंज अमेंडमेंट में आपको अभी हम आगे जब सेक्शंस बताएंगे तब आपको पता चलेगा। 11 सितंबर 1979 को ये पारित हुआ था और 30 जनवरी 1990 को ये लागू हुआ था। अब ये किन पर लागू होता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है या कंप्लेन कर सकता है, ये SC और ST समाज के लिए बनाया गया एक्ट है
और उनके ऊपर जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति जातीय उत्पीड़न करता है, सामान्य वर्ग में ओबीसी भी आ जाता है और अन्य कास्ट भी, सामान्य वर्ग की जो कास्ट है वो भी इसमें शामिल हो जाती है। इसके अलावा इसके लिए एक विशिष्ट न्यायालय बनाया गया, हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है, SC ST कोर्ट में इसका विचारण होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कानून है राजीनामा योग्य नहीं है। बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिनमें राजीनामा योग्य होते हैं, जिनके लिए लोक अदालतें लगती है और जहां पर छोटे मोटे पिटी ऑफेंसेस होते हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं, वहां पर कई कानून उनको ये सुविधा प्रदान करते हैं कि आप कोर्ट में, लोक अदालत में जाके अपना राजीनामा पेश कर सकते हैं। परंतु यह कानून राजीनामा योग्य नहीं है, इसमें ये दंड का प्रावधान है। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु का अपराधी को भी इसमें परिवीक्षा का लाभ नहीं है। कई बार ऑफेंडर्स को परिवीक्षा प्रोबेशन का लाभ दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरिम बेल नहीं होगी, अग्रिम जमानत इसमें नहीं हो सकती है। इसके अलावा कुछ नए नियम जो 1995 के बाद 2016 में भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये एक दंडित प्रकृति का कानून है, मतलब इसमें पूरी दंड की व्यवस्था की गई है और ये विशेष परिधि में आने वाला कानून है। इसके लिए विशेष कोर्ट होते हैं, विशेष वकील होते हैं, विशेष APP नियुक्त किए जाते हैं और विशेष सहायता इसमें मिलती है। अब सबसे पहले ये इन पे लागू होता है, ये जैसा मैंने अभी बताया सामान्य वर्ग पे लागू होता है और उन पे लागू होगा जो जातीय उत्पीड़न कर रहा है। जो व्यक्ति जातीय उत्पीड़न नहीं कर रहा किसी भी तरह से, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपने हाव भाव से और अपने किसी भी और तरीके से, वो यदि जातीय उत्पीड़न नहीं कर रहा, जाति की वजह से किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहा, तो उस पे ये एक्शन लागू नहीं होगा। बहुत से लोगों को इस एक्ट को लेके गलतफहमी होती है कि इसमें किसी को भी फंसाया जा सकता है, झूठा मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, तुरंत गिरफ्तार हो जाते हैं और ये सामान्य वर्ग के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इस तरह की कई तरह की अलग अलग सी बातें समाज में चलती है। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि कोई भी कानून किसी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता, बल्कि उसके खिलाफ होता है जो कानून का उल्लंघन करता है, जो अपराध करता है, जो किसी को परेशान करता है। सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट ही नहीं, कोई भी कानून, चाहे 323-41 का सामान्य सा कानून है, सामान्य से IPC की धारा है, या कोई और कानून है, पोक्सो एक्ट है, 376 है, 498 है, कोई भी कानून उन पे लागू होता है जो कि एट्रोसिटी करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, कानून की पालना नहीं करते। यदि आपने कोई घटना नहीं कारित की है, कोई आपने अपराध नहीं किया है, तो आप पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। फिर भी यदि मुकदमा दर्ज होता है, तो यदि आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, ये ही नहीं, मैं किसी भी मुकदमे की बात कर रही हूँ, तो इन्वेस्टिगेशन पावर जिस भी IO के पास होती है, जो आपका जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके पास पूरी पावर होती है कि वो तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उस मुकदमे में FR लगा सकता है, फाइनल रिपोर्ट को FR के रूप में, झूठ के रूप में दे सकता है। यदि आपके खिलाफ किसी ने मुकदमा दर्ज झूठा कराया है तो उसमें FR हो जाएगी, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने किसी के साथ अपराध किया है, किसी भी तरह का अपराध किया, चाहे वो जातीय उत्पीड़न हो या अन्य किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो, उसमें IO के पास अधिकार होता है कि वो साक्ष्यों के साथ में आपका चालान पेश कर सकता है। और सभी अपराध गिरफ्तारी योग्य नहीं होते हैं, कुछ वेलेबल भी होते हैं। यदि कोई वेलेबल है तो जाहिर है आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे यदि गिरफ्तारी है तो गिरफ्तार किया जाएगा। तो किसी भी कानून से डरने या उसके बारे में गलतफहमी पालने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने व्यवहार को, अपने एक्शन को सुधारने की। हम किसी का भी सिर्फ इसलिए हरेसमेंट नहीं कर सकते कि वो सामान्य वर्ग में नहीं है, वो पर्टिकुलर SC ST या OBC से बिलोंग कर रहा है, तो हमें ये अधिकार नहीं है कि हम उसका मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली
किसी भी तरह से हरेसमेंट करें या उसकी एट्रोसिटी करें, ये हमारे पास में कानून का अधिकार हमारे पास नहीं है। अब है, यदि आपने अपराध नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह से अपराध से। अब हम आते हैं इसमें धारा 3(1) पे। इसमें जो मुकदमा दर्ज होता है धारा 3(1) और उस 1 में से लेके ए से लेके जेड तक की अलग अलग सेक्शन है। 1, 2, 3 ABCD के रूप में जो 2016 का नया अमेंडमेंट है उसमें बहुत सारी नई धाराएं जोड़ दी गई हैं, जो मैं आपको एक एक धारा को अलग अलग बताऊंगी और फिर बाद में धारा 3(2) बताएंगे, उसमें एक आपको 3(2)(5)(a) का अंतर बताएंगे। अब आप अपने आप जब इन धाराओं को सुनेंगे तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि जातीय उत्पीड़न क्या है, और आपको खुद को वो घटनाएं रिकॉल होंगी जो आपने या तो समाज में देखी होंगी या फिर आपने सुनी होंगी या न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी या अपने आसपास में कहीं ना कहीं इस तरह का वातावरण आपने देखा होगा। चूंकि हमारे समाज में 70% लोग आज भी गाँव में रहते हैं और हमारा ग्रामीण परिवेश है और सब कुछ हमारा गांव से ही चलता है। शहरी जनसंख्या अभी भी हमारी 30-32% ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो जहाँ शहरीकरण है वहां पे इस तरह के जातीय उत्पीड़न या अन्य तरह के उत्पीड़न कम होते हैं, परंतु जहाँ मुख्य हमारा पूरा इंडिया बसता है यानी कि ग्रामीण परिवेश में, वहां पर आप देख सकते हैं धारा 3(1) में सबसे पहले हम बताएंगे ए को हम क्या भी लिख सकते हैं, कै ख ग के रूप में भी हम मेंशन कर सकते हैं और ABCD के रूप में भी मेंशन करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ABCD के रूप में मेंशन करूंगी कि ए में क्या है। अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति के मुंह में अखाद्य घिनौना पदार्थ डालना या उसको खाने या पीने के लिए मजबूर करना, ये धारा 3(1) का ए है। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिलती है जब ग्रामीण परिवेश में किसी व्यक्ति को उसके किसी गलती की वजह से कभी उसको मूत्र पिलाने की कोशिश की जाती है, कभी गंदा पानी पिलाने की कोशिश की जाती है या कोई ऐसी गंदी चीज उसके मुंह में डालने की कोशिश की जाती है, तो वहां धारा 3(1) का एक काम आएगा। फिर बी में है अनुसूचित जाति SC/ST के व्यक्ति के घर परिसर और उसके पड़ोस में मलमूत्र, मरा हुआ पशु, मुर्दा शरीर या अन्य कोई घृणित पदार्थ डाल देना। कई बार किसी को परेशान करने के लिए ऐसा होता है कि उसका कोई खेत है तो उसमें कोई डेड बॉडी डाल दी, किसी मृत पशु को डाल दिया गया, उसका कोई आने का रास्ता है तो उसको रोकने के लिए वहां पे कोई मलमूत्र डाल दिया गया, कोई घृणित पदार्थ डाल दिया, किसी को इंटेंशनली परेशान करने के लिए। और ये जान करके कि ये SC का है, ये ST का है, ये जानते हुए जब भी एट्रोसिटी एक्ट का कोई भी घटना होती है तो आप देखना जो भी है पीड़ित पक्ष और अपराधी पक्ष है आपस में एक दूसरे को जानते होंगे, उस गांव के रहने वाले होंगे, उस रास्ते के रहने वाले होंगे, उस खेत के आसपास के उनके खेत होंगे। कभी भी कोई ऐसी घटना अनजान लोगों के बीच में नहीं होती है। अनजान लोग आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो उनके बीच में किसी के प्रति जातीय विद्वेष की भावना होती भी नहीं है। किसी को रोकने के लिए जैसे ये 3(1) का बी हो गया। अब 3(1) का सी, SC/ST के व्यक्ति को इरादतन चोट पहुंचाना, जान करके उसको चोट पहुंचाना, उसका अपमान करना या उसको परेशान करना या उसके पड़ोस में वही गंदी चीजें घृणित पदार्थ डाल देना जान करके, जहां पे इंटेंशन शो हो जाता है वहां पे 3(1) का सी आता है। अनुसूचित जाति SC/ST के व्यक्ति को जूतों की माला पहनाना। कई बार गांव में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, कई बार कोई लड़के लोग भी गलतियां कर देते हैं लड़कियों को लेके, या कभी कोई और गलती हो जाती है तो उस गलती पे उसको कानूनी कार्रवाई करने की बजाय हमारे गांव के लोग अपने आप को पंच पटेल बनाकर, अपने आप को सर्वे सर्वा बनाकर उस व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उसको सजा देने की कोशिश करते हैं। और उसकी सजा किस तरह से होती है, उसको या तो उसका मुंह काला कर देंगे, उसको घोड़े पे या गधे पे बैठा देंगे, या फिर उसमें जूतों की माला पहना देंगे, या उसके कपड़े खोल देंगे, कपड़े खोल के उसके साथ मारपीट करेंगे। कल और 3 दिन से लगातार मैं घटनाएं देख रही हूँ। एक लड़के के
प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने की कोशिश की गई। आज की एक घटना है, एक लड़के के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने की कोशिश की गई। कुछ दिनों पहले एक घटना थी, पेट्रोल से आग लगा के डालने की कोशिश की गई। ये मतलब कुछ जो हमारी गलत मानसिकता वाले लोग हैं और जो समाज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो कानून का सहारा लेने की बजाय, हर जगह पुलिस है, हर जगह पुलिस थाना है, एसपी ऑफिस है, परंतु वो कानून को अपने हाथ में लेकर अपने आप ही जजमेंट देना चाहते हैं, और ऐसे में वो इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। हो सकता है उस विक्टिम ने कोई ना कोई गलती करी होगी, जैसे आज की न्यूज थी कि किसी ने चोरी करी, किसी बकरी की चोरी करी, तो उस बकरी की चोरी में हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसकी कंप्लेन थाने में करवाते, एफआईआर दर्ज करवाते, अपने आप पुलिस को वर्क करने देते, परंतु जो समाज के लोग थे, वहां के आसपास के थे, उन्होंने खुद ही अपने आप को खुद ही पुलिस का भी रोल प्ले कर रहे हैं, जुडिशरी का रोल भी वो खुद ही प्ले करने में इस तरह की घटनाएं करते हैं। फिर आता है 3(1) का ई, जैसे किसी SC/ST के व्यक्ति से जबरदस्ती कपड़े उतार देना, सिर मुंडा देना, मूछे मुंडा देना, चेहरे को पोत देना, और ऐसा कोई कार्य करना जिससे उसका अपमान हो, उसकी मर्यादा का हनन हो, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, वही सेम चीज है, इरादतन जबरदस्ती। फिर आ जाता है 3(1) का एफ, SC/ST के व्यक्ति के स्वामित्व, अधीन, आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई जमीन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। किसी कोई व्यक्ति है और उसके अधीन कोई जमीन है जो उसको किसी ने अलॉट भी की है, उसकी जमीन पर कब्जा करना, खेती करना या जमीन को जबरदस्ती हस्तांतरित कर लेना, एफ में। और जी में जो है पूरा जमीन से रिलेटेड कानून है। और ऐसा प्राय देखा गया है गांव में, जैसे ही ये बारिश का सीजन आता है, खेती बाड़ी का सीजन आता है, तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए, एक बाउंड्री वॉल के लिए, एक बाड़ के लिए, एक रास्ते के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है। यहाँ तक कि मर्डर तक हो जाते हैं, हीनियस ऑफेंस हो जाते हैं, कोई किसी के सिर पे मार रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, मास लेवल पे बड़ा बड़ा क्राइम यहाँ पे होता है, सिर्फ जमीन की एक बाड़, एक रास्ते के लिए, एक जमीन के लिए, या उसको जमीन से बेदखल करने के लिए। इसी तरह से जी जो है वो भी SC/ST के व्यक्ति को उसकी जमीन या परिसर से बेदखल करने के लिए प्राय कोशिश ये की जाती है। कुछ गरीब लोग किसी सरकारी जमीन पे बहुत दिनों से काबिज होते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, सरकार उसको नहीं हटाती, सरकार उसको रहने देती है, ठीक है गरीब है आप यहाँ पे रह सकते हो सरकारी जमीन पर। परंतु कुछ आस पड़ोस के लोग होते हैं जो जानते हैं कि इसको मैं हटा सकता हूँ आसानी से, ये गरीब आदमी है, इसका कोई धनी धोरी नहीं है, इसके पास कोई कानून की पावर नहीं है, तो उसको हटाने के लिए वहां से उसको हटाने की कोशिश करते हैं, बेदखल करने की कोशिश करते हैं, और उसके जो भी कोई वन अधिकार हैं उनसे बेदखल करने की कोशिश करते हैं, उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं, उनके उत्पादों को ले जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं वहां पे होती है जहाँ पे एक गरीब असक्षम व्यक्ति होता है और उसका कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि वो सरकारी जमीन पे या किसी और जमीन पे काबिज है, सरकार को उसकी चिंता नहीं है, परंतु आस पड़ोस का ऐसा कोई भी दबंग आदमी या कैसा भी जो है अपराधी किस्म का आदमी उसको परेशान करने की कोशिश करता है वहां पे। और ये सारी घटनाएं जो जी में है, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के विरुद्ध, या कई बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कॉन्स्पिरेसी जो होती है, षड्यंत्र, सहमति भी ऐसी कि उसको डरा धमका के ले ली गई है। कई बार गरीब आदमी की जमीन पे कब्जा करना या बेदखल करने के लिए उसको डराया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। उस डर से आदमी अपनी जमीन छोड़ के चला जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि एक जमीन पे SC या ST का व्यक्ति काबिज है और उस जमीन के आसपास की जितनी अन्य जमीनें हैं, खेती की जमीनें, मकान की जमीनें हैं, तो वहां पे अन्य समाज के व्यक्ति काबिज हैं, तो वो लोग मिलकर उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप नहीं रह सकते, और इस तरह का उसपे इतना उसको मेंटली प्रेशर कर चुके होते हैं, इतना उसको फिजिकली प्रेशर कर चुके होते हैं कि वो बेचारा डर के मारे वहां से छोड़ के चले जाता है, क्योंकि उसका वहां पे अकेला रहना सरवाइव नहीं करता है। उसको वहां पे
इंसान की तरह ट्रीट करने की बजाय उसके साथ में जातिवादी मानसिकता के साथ ट्रीट किया जाता है कि नहीं ये तो SC या ST समाज का व्यक्ति है और हम सवर्ण समाज के व्यक्ति हैं, हम अन्य समाज के व्यक्ति हैं, हमारे बीच में ये कैसे रह सकता है, हमें यहाँ पे इसे नहीं रहना देना चाहिए। या कभी कभी उसके डॉक्यूमेंट के साथ फोर्जरी करके, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके साथ भी फोर्जरी करके उसको जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। तो ये जो जमीन से रिलेटेड है वो कानून है 3(1) का F और 3(1) का G, इसमें सारा जमीन से रिलेटेड है। जब हम आते हैं 3(1) का H फॉर हैन वाला, जिसको जय हिंदी में जय कहते हैं, यहाँ पे SC ST के व्यक्ति से बेगार कराना, बंधुआ मजदूरी कराना या उसको मजदूरी के पैसे नहीं देना, पहले तो पूरी मजदूरी करवा लें, पूरा काम करवा लें, फिर उसको पैसे नहीं देना या पैसे देते वक्त उसको परेशान करना, इस तरह की बातें जो है बंधुआ मजदूरी की वो H में आती है। और ऐसा गरीब के साथ बहुत ज्यादा होता है जहाँ उसका इकोनॉमिकली शोषण बहुत ज्यादा किया जाता है। फिर आता है 3(1) का I में आता है SC ST के व्यक्ति को मानव अथवा जानवर के मृत शरीर को हटाने या ले जाने को मजबूर करना, उसका डिस्पोजल करवाना, उसके लिए कब्र खुदवाना, ये मतलब जबरदस्ती करवाना। कई बार तो होता है कि वो खुशी खुशी कर देता है, परंतु कई बार उसको जबरदस्ती भी करवाया जाता है। जैसे एक कोई गांव है, वहां पर कोई पर्टिकुलर SC या ST का है या गरीब है, उसको ये दबाव बनाया जाता है कि नहीं ये काम तो तुझे ही करना चाहिए, ये तो जानवर यदि डिस्पोजल करना है मरे हुए जानवर का तो तेरी कौम, तेरे इस कम्युनिटी वाले ही करते हैं। जैसे वाल्मीकि समाज वालों को जबरदस्ती प्रेशराइज किया जाता है कि आप इसका डिस्पोजल करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ चुका है कि कोई पर्टिकुलर कोई कास्ट से आप ये काम नहीं होना चाहिए, बल्कि हाथ से भी ये काम नहीं होना चाहिए, मशीनरी से ये काम होना चाहिए। किसी भी बॉडी का डिस्पोजल है वो मशीनरी के साथ होना चाहिए, कोई भी काम हाथ से नहीं होना चाहिए। और किसी को प्रेशराइज करके तो आप बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं, और खुशी खुशी भी कोई नहीं करना चाहिए। और जैसे जे जो है जे, इसमें है हाथ से गंदगी हटवाने का काम, जो मलमूत्र का काम है, जो नालियां साफ करवाने का काम है। इस समय आप देखते होंगे शहरों में भी सिविल लाइन जैसे बरसात होती है वैसे चौक हो जाती है, या बरसात से पहले बरसात के बाद आप अधिकतर नालों में देखेंगे एक पर्टिकुलर कौम, वाल्मीकि कौम है, वो उनको सारे दिन उसमें लगी रहती है, उसमें हाथ से काम करती रहती है। जबकि ये प्रोविजन आ चुका है कि वो हाथ से ये काम नहीं कराएंगे। यदि सिविल लाइन का काम या गटर लाइन का काम, सफाई का काम है, तो उनके लिए पर्टिकुलर मास्क होने चाहिए, उनके पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उनके सेफ्टी के इक्विपमेंट्स होने चाहिए। कई बार हमने ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनी है जब नाले में उतरने की वजह से कोई व्यक्ति का डेथ हो गई है, नाले में जो मीथेन गैस या सिविल लाइन में जो जहरीली गैस निकलती है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे में ये कानून और अन्य जो प्रोविजंस हैं, जो नगर निगम के प्रोविजंस हैं या जो संविधान के, वहां पर आप किसी से हाथ से इस तरह का काम नहीं करवा सकते। उसके लिए उसको पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये काम करवाया जाना चाहिए। फिर इसके अलावा धारा 3(1) का के में है, ये पूरा महिलाओं से रिलेटेड है। महिला, यदि कोई SC ST की महिला है, उसको मूर्ति या पूजा के स्थल या मंदिर या धार्मिक संस्थान जहां पर है, ऐसे कोई संचालित हो रही है, कोई संस्थाएं संचालित हो रही है, वहां पर समर्पित करने का काम। मतलब कई बार ये होता है कि गरीब का व्यक्ति है, उसकी बच्ची को एक देवदासी के रूप में समर्पित कर दिया जाता है, एक साध्वी के रूप में समर्पित कर दिया जाता है, उसको उस संस्था में या उस मंदिर में एक परमानेंट उसको छोड़ दिया जाता है कि आपका वहां पे फिजिकली भी शोषण हो सकता है, वहां आपका मेंटली भी शोषण हो सकता है। तो ये जो देवदासी प्रथा टाइप की है, जहाँ पे एक बच्ची का मंदिर पर भेंट करने के नाम पर जो फिजिकली और मेंटली और सोशली जो शोषण होता है, उसको रोकने का प्रयास है धारा 3(k) का के, जो आजकल ये पहले साउथ इंडिया में ये ज्यादा चलती थी, ये देवदासी प्रथा, यहाँ पे महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को वहां पे मंदिर में दे दिया जाता था। अब ये काफी कम हो चुकी है।
परंतु फिर भी कभी यदि आपको ऐसा कहीं नजर आ रहा है कि किसी बच्चे को जबरदस्ती किसी धार्मिक संस्थान को सौंप दिया गया है, तो आप उसमें इस तरह की कार्रवाई करवा सकते हैं। फिर आता है धारा एल, SC/ST के सदस्य पे जोर डालकर, डरा धमकाकर रोकना। ये जो धाराएं हैं L, M, N, ये सारी धाराएं हैं M और O तक की जो धाराएं हैं, ध्यान से सुने, L, M, N, O 4 है। ये सारी वोटों से रिलेटेड है। वोट जो आप दे रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, आप जो खड़े, यदि आपको जबरदस्ती डरा धमकाकर रोका जा रहा है वोट देने से या प्रत्याशी बनने से, आपको कैंडिडेट बनने से भी रोका जा रहा है, तो भी ये एट्रोसिटी के अंदर आएगी। आपको आपका फॉर्म भरने से रोका जा रहा है, जो नामांकन पत्र दिया जाता है, आप जब कैंडिडेट के रूप में आपका नामांकन पत्र देते हैं, उसको देने से रोक रहे हैं, तो वो भी एट्रोसिटी में आएगा। और चुनाव में प्रत्याशी के रूप में SC/ST के सदस्य का प्रस्ताव न करना, मतलब सीट होते हुए भी उसमें प्रस्ताव नहीं करना, या सीट नहीं है, क्योंकि एक सामान्य सीट पे भी SC/ST का व्यक्ति लड़ सकता है, परंतु उसको लड़ने से रोका जाता है, तो वो भी एक अपराध है। इसी तरह से पंचायत, नगर पालिका के सदस्य या अध्यक्ष, अन्य कोई पदाधिकारी SC या ST के व्यक्ति को उनके सामान्य दायित्वों, उनके कार्यों से रोकना। कई बार क्या होता है, इलेक्शन में चुन के तो सीट पे तो आ जाते हैं, सरपंच भी बन जाते, प्रधान भी बन जाते, पंच भी बन जाते हैं, वार्ड पंच, पार्षद कई बन जाते, परंतु जब वो बन जाते हैं उसके बाद उनको काम करने से रोका जाता है, उनको पपेट बना के रखने की कोशिश की जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार जैसे महिला भी चुन ली गई है, महिला आ गई, तो महिला को भी हमारी मानसिकता ऐसी है कि महिला को आगे आने की बजाय, महिला सरपंच होते हुए सबसे पहले तो उनकी फैमिली वाले उनको आगे नहीं आने देते, सरपंच पति के रूप में उनके पति और पिता वगैरह उसकी सीट पे कब्जा जमाए रखते हैं। फिर यदि कोई SC/ST की महिला है और वो चुन के आ गई है, तो चूंकि वोट कास्ट सभी वर्गों ने किया होता है, जनप्रतिनिधि होते हैं, सभी के प्रतिनिधि होते हैं, परंतु वहां पे हमेशा जो कार्यकलाप किया जाता है उसमें दूसरे समाज वाले बीच में कोशिश करते हैं, इंटरवेन करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की, उसके काम करने से, उसके कामों में बीच में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। इस तरह का अपराध, ये इस तरह का यदि कोई कार्य कर रहा है, उसके सामाजिक दायित्वों और क्रियाकलापों से रोक रहा है, तो वो भी एक तरह से एट्रोसिटी है। इसी के अलावा मतदान के बाद चोट करना। कई बार क्या होता है, इलेक्शन समाप्त हो गया तो कुछ लोग जो एग्जिट पोल में विश्वास करते हैं कि इतने वोट इस कास्ट के गए हैं, इसने इसको वोट किया है, जो अज्यूम कर लेते हैं पहले कि तूने मेरे को वोट नहीं दिया, तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, या ऐसे तुमने किसको वोट दिया। तो फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद बहुत सारी लड़ाई झगड़े सामने आते हैं। कई बार रिजल्ट आने के बाद लड़ाई झगड़े सामने आते हैं, जिसमें एक दूसरे को मरने मारने तक की नौबत आ जाती है। या फिर कई बार ये होता है कि ये पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर इस समाज ने इस कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, इस पूरे समाज ने, तो वहां पर सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार या उन लोगों को परेशान करने की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, या फिर धमकी देते हैं, या उस तरह के काम करने से रोकना या बाइकाट कर देना। ये सारे अपराध इसमें 3(1) के N में आते हैं। फिर O में आता है SC/ST के सदस्य के खिलाफ इस अधिनियम के अधीन अपराध करना कि उसने प्रत्याशी विशेष को मत दिया या नहीं दिया। कई बार ये होता है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति का, जैसे मैं ही वोट देने जा रही हूँ, किसी सामने वाले को पता चल गया कि मैंने इस व्यक्ति को नहीं देकर इस व्यक्ति को दिया है, तो फिर उसके साथ पर्टिकुलर लड़ाई झगड़ा करना या उसके खिलाफ शिकायतें करना या कुछ भी उसको रोकने का प्रयास करना, जो इलेक्शन में प्राय होता है। हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जब हम वोट कास्ट करते हैं, जब हम वोट डालते हैं या कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, तब फिर हमारी जातिवादी मानसिकता शुरू हो जाती है। ये किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में नहीं, ये सभी में है। सभी उस फिर जातीय मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं। वोट
डालने के वक्त या फिर कैंडिडेट के खड़े होने के टाइम में, उसकी वजह से फिर जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है वो उतना सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर जो वास्तविक कैंडिडेट सामने आना चाहिए, जो एक वर्किंग कैंडिडेट सामने आना चाहिए, जो वास्तव में समाज के लिए काम करना चाहिए, वो नहीं होकर फिर एक डमी कैंडिडेट के रूप में आप कास्ट वाइज सिलेक्शन कर लेते हैं। इसमें गलती किसी की नहीं, इसमें गलती हमारी खुद की होती है। जब हम वोट कास्ट कर रहे हैं तो हमें व्यक्ति को देखना चाहिए, कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति काम अच्छा कर सकता है, समाज के लिए कौन काम कर सकता है। इसी तरह से 3(1) का पी, अनुसूचित जाति SC/ST के व्यक्ति के खिलाफ झूठा, दुर्भावनापूर्ण और निरर्थक वाद दाखिल करना। मतलब कोई व्यक्ति है SC या ST का है, उसके खिलाफ आप एक शिकायत पुलिस थाने में कर रहे हैं, झूठी शिकायत कर रहे हैं, झूठा वाद कर रहे हैं, झूठी कंप्लेन कर रहे हैं, कोर्ट में झूठा कुछ लगा रहे हैं, तो वो आपके खिलाफ जा सकता है। और झूठा, वैसे भी झूठी कंप्लेन करना या झूठी शिकायतें करना, ये सब वैसे भी गलत बात है, किसी के खिलाफ भी नहीं करनी चाहिए। एक आम आदमी के लिए भी ये जरूरी है कि वो अपनी एनर्जी गलत कामों में लगाने की बजाय एक एक्टिव काम में, एक पॉजिटिव वर्क में लगाए। इस तरह से झूठी चीजों में लगाकर आप अपनी भी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं और दूसरे की भी ऊर्जा भी व्यर्थ करते, पैसे भी व्यर्थ करते हैं। इसी तरह से क्यू, 3(1) का क्यू, किसी लोक सेवक को मिथ्या जानकारी देना। अब आप लोक सेवक के रूप में यदि आप पुलिस थाना अधिकारी हैं या कुछ और हैं और आपने किसी व्यक्ति को रंजिशवश उस पुलिस को आपने गलत सूचना दे दी और उस सूचना से वो पुलिस वाला या कोई भी SDM या कोई भी कलेक्टर या SP कोई भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत एक्शन ले लेता है। जैसे प्राय ऑफिसेज में होता है, कोई सीनियर ऑफिसर है, किसी जूनियर, 2 जूनियर्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो प्राय एक जूनियर दूसरे जूनियर की कंप्लेंट करता है, शिकायतें करता है, और उन शिकायतों की वजह से जो सीनियर है, जो एक्शन ले सकता है, जिसको एक्शन लेने का पावर है, वो यदि गलत एक्शन ले लेता है, यदि वो सही एक्शन लेता है, सही को सही और गलत को गलत करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु किसी के बहकावे में आके या मिथ्या जानकारी को सही मानकर किसी को क्षति पहुंचाते हैं, तो वहां पे धारा 3(q) काम में आती है। और प्राय ऐसा तब देखने में ज्यादा मिलता है जब किसी ने SC/ST का एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया, किसी विक्टिम ने परेशान होकर किसी सामान्य वर्ग या OBC वर्ग वाले पर मुकदमा दर्ज करा दिया, तो जो सामान्य वर्ग या OBC वर्ग वाला व्यक्ति है वो उसके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है, और वो मुकदमे की ग्रेविटी भी इतनी ज्यादा होती है, कई बार वो 376, 354 महिलाओं से रिलेटेड मुकदमा दर्ज करा देता है अपने घर की जो भी महिला सदस्य हैं उनको आगे करके, तो वो गलत है। इस तरह की मानसिकता हमें नहीं रखनी चाहिए। यदि आपने कोई गलती करी है तो उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको रियलाइज कर लें, जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप इन सब चीजों से बाहर निकल जाए। कोई भी व्यक्ति, में कोई नहीं चाहता कि आप थाने, कोर्ट, कचहरी में अपना टाइम वेस्ट करें या कोई भी पुलिस के चक्कर काटे या अपनी मनी वेस्ट करे, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो तुरंत रियलाइज कर लें, सॉरी फील कर लें, लिख के दे दे, दोबारा से इस तरह की हरकतें नहीं किए। हर चीज का सॉल्यूशन है सॉरी में। यदि आप उस चीज को फील करते हैं, सॉरी फील करते हैं, हर चीज का, किसी भी चीज को बढ़ाने से अच्छा है वो बढ़े, उससे पहले उसको कंट्रोल कर लिया जाए। और सबसे ज्यादा कंट्रोल है हमारी मानसिकता पे करना है। हम किसी भी गरीब या पीड़ित या मजबूर या वंचित वर्ग के व्यक्ति को क्यों हम उसको परेशान करें। हमारी कोशिश होनी चाहिए हम उसकी सहायता करें, हम उसको आगे लेके आए, हम हमारी तरह उसको आगे बढ़ने का मौका दें। इसी तरह से है 3(1) का R और S, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर, जो सार्वजनिक स्थान पर इरादतन अपमानित करना या डराना धमकाना। सार्वजनिक स्थान मतलब गांव का पर्टिकुलर कोई चौक हो गया, आप आपस में सड़क पे जा रहे हैं, कोई सार्वजनिक स्थान कोई स्कूल कॉलेज में है जहाँ पर आप उसको इरादतन कुछ कर रहे हैं, खेत में जान करके परेशान कर रहे हैं, इसी तरह से उसको अपमानित करना, डराना धमकाना। और S में है डायरेक्ट जाति सूचक शब्द कहना, डायरेक्ट जाति सूचक शब्द कहना। एक तो इनडायरेक्ट हो गया, R में तो इनडायरेक्ट है, और S में है डायरेक्टली उसको जाति से संबोधित कर देना, उसकी जो भी जाति है उसको गलत तरीके से
प्रोनाउंसिएशन करना। इसी तरह से टी है SC/ST के व्यक्ति के किसी पवित्र स्थान या उच्चतम आस्था का स्थान या कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति या कोई चित्र, इन सबको नष्ट करना, उखाड़ना, फेंकना, गंदा करना। और ये आजकल हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अक्सर ये होता है कि कहीं बाबा साहब की मूर्ति लगी होती है, कहीं अम्बेडकर की मूर्ति लगी होती है, कहीं किसी और व्यक्ति की जो हमारा श्रद्धा, जो जिसकी हम श्रद्धा रखते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, कोई भी हमारा लोक देवता हो गया, कोई भी हमारा देवता है, उसके बारे में गलत बोलना, उसके बारे में गलत टिप्पणियां करना, उसके बारे में गलत प्रचारित करना या उसको नष्ट करना, तोड़ना, फोड़ना, फाड़ना, चित्र फाड़ना, ये बहुत ज्यादा हमारे समाज में आजकल ज्यादा होने लग गया। कुछ समय पहले, ये 20-25 साल पहले इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती थी, परंतु जब हम ज्यादा फॉरवर्ड हो रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं, ज्यादा हमारे पास सुविधा संपन्न हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। किसी की एक की आस्था को हम दूसरे वाले हर्ट करते रहते हैं। ये एक की तरफ नहीं है, वाइस वर्सा है, सब तरफ यही चल रहा है। एक चाहे हम उसमें देख सकते हैं, रिलीजन में देख सकते हैं, एक रिलीजन वाला दूसरे के रिलीजन को हर्ट कर रहा है, एक कास्ट वाला दूसरे की कास्ट को हर्ट कर रहा है। इस तरह से सभी तरफ ये चल रहा है। हम जितने ज्यादा पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा पता नहीं हम असभ्य समाज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और ये सोशल मीडिया ने और ये जो आज टेक्नोलॉजी है, इसने इसको ज्यादा बढ़ावा दिया है आजकल। इसी तरह से टी के बाद में यू, SC/ST के लोगों को शब्दों से या लिखित अथवा कथन या इशारा या दुश्मनी या भाव, इन सब चीजों से नफरत बढ़ाना या दुर्भावना बढ़ाना, ये नया अमेंडमेंट जो हुआ है यू। किसी भी SC/ST के व्यक्ति को शब्दों से, या तो आप सीधे उसको गाली गलौज कर दें या कुछ भी बोल दें, या इशारे से, या ऐसा हाव भाव करना या ऐसा एक्सप्रेशन बनाना कि मैं तुझे देख लूंगा, तू इधर से निकलना, तू ये करना, मतलब आपका एक्सप्रेशन इतना खतरनाक हो उस SC/ST के व्यक्ति के खिलाफ कि उससे वो डर जाए और अपनी जमीन छोड़ के भाग जाए, अपना घर छोड़ के भाग जाए, या लड़ाई झगड़ा हो जाए या कुछ और हो जाए। इस तरह से नफरत बढ़ाना, दुर्भावना बढ़ाना, इन सबको भी जातीय उत्पीड़न में शामिल कर लिया गया है। और ये सब चीजें कब होगी? ये चीजें तब होगी जब आप सामने वाले को जानेंगे। आप किसी से कब लड़ाई करेंगे? जब आप सामने वाले को जानेंगे। आप किसी से कब नफरत करेंगे? जब सामने वाले को जानेंगे, उसकी जाति के बारे में जानेंगे, उसके घर के बारे में जानेंगे। एक आम आदमी, रास्ते चलता आदमी कभी भी किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उससे गाली गलौज नहीं करेगा, उससे जाति सूचक शब्द नहीं करेगा, उसको परेशान नहीं करेगा, उसको इशारे नहीं करेगा। ये तब होगा जब आप उसके बारे में जानते हैं, उसकी जाति के बारे में जानते हैं, उसके आसपास में रहते हैं, और ये सब जानते हुए आप इस तरह के हाव भाव कर रहे हैं। इस यू में साफ लिखा है कि आपको कोई जातिगत गाली देने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा जो रहता है लोगों में कि जाति सूचक शब्द तो कहे ही नहीं, तो ये यू आपको क्लियर कर कह रहा है कि जाति सूचक शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके शब्द, आपका लिखा हुआ, आपका हाव भाव, आपकी भावना अपने आप में, यदि वो जातीय उत्पीड़न से संबंधित है तो आपके खिलाफ में एट्रोसिटी एक्ट रजिस्टर्ड हो सकता है। फिर है वी, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को आस्थावान किसी दिवंगत व्यक्ति का लिखित अथवा कथित शब्दों या अन्य तरीकों से अनादर करना। किसी भी आस्थावान व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, कोई बाबा साहब भी हो सकते हैं, कोई अन्य हमारे देवी देवता भी हो सकते हैं, गणेश जी भी हो सकते हैं, श्री कृष्ण जी भी हो सकते हैं, राम जी भी हो सकते हैं, उनका, जिनको वो व्यक्ति ज्यादा पूज रहा है, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति पूज रहा है, उसको यदि आप किसी भी तरह से उसका अनादर कर रहे हैं, उसने यदि अपने घर के पास में कोई मंदिर बना लिया, उसको आपने तोड़ने का प्रयास किया, उसने कोई स्थापना करी, उसको आपने डराने का प्रयास किया, उसकी जिसमें आस्था है, उसको आप यदि नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहां पे आपके खिलाफ भी का मुकदमा दर्ज हो सकता है या आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह से डब्ल्यू से स्पष्ट है, विमन से रिलेटेड है। ये डब्ल्यू जो है विमन से रिलेटेड है। 1 और 2 इसमें 2 सेक्शंस हैं, दोनों महिलाओं से रिलेटेड है। कोई SC/ST की कोई महिला को जानबूझकर छूता है, इसलिए छू रहा है कि वो इस कास्ट की है, और छूने का करते यौन प्रकृति का है और उसकी मर्जी के खिलाफ है,
यदि आप उसको छू रहे हैं और उसके पार्ट्स को छूने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए छू रहे हैं कि वो SC/ST की है, मैं उसको छू सकता हूँ, तो वो गलत है, वो अपराध है। इसी तरह से SC/ST महिला को जानते हो कि वह इस वर्ग की है, उसको कोई शब्द कहना, उसको हाव भाव दिखाना, उसको इशारा करना, या कुछ ऐसा पोस्टर बनाना जो अश्लील तरीके का है, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, खड़े खड़े आप अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने की कोशिश करें, कोई आप गेस्चर बनाने की कोशिश करें कि जिससे वो सामने वाले की अनादर हो रहा है, उसकी लज्जा भंग हो रही है, उसको फील हो रहा है, गलत फील हो रहा है कि, और आप कुछ नहीं कर रहे, आप उसको कोई शब्दों से कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप एक्शन से ये सब कर रहे हैं, हाव भाव से ये सब कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ धारा 3(1) का W में 2 सेक्शंस हैं, दोनों में आपके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर्ड हो सकता है। कई बार तो डायरेक्ट टच में है, कई बार डायरेक्ट टच नहीं होने पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, कंप्यूटर पे आजकल सभी लोग काम करते हैं, खास साथ में विमेंस भी जो कलीग होती हैं वो भी काम करती है, और वो कुछ पूछना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, या आपको कुछ बताना चाहती है, तो बहुत सारा ऐसा होता है कि जान करके उनके सामने साइट पे इस तरह की अश्लील पिक्चर्स ला दी जाती है कि जिससे वो बहुत ही अनईजी सा फील करती है, बहुत ही शर्मिंदा सा फील करती है। तो ये भी यदि आप उसमें यदि आप ये सोशल मीडिया को भी काम में इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपके साथ में SC/ST के साथ सोशल मीडिया IT एक्ट भी इंक्लूड हो जाता है। इसी तरह से XW XYZ 3 और बचे हैं हमारे, XYZ बचे हैं। फिर हमारा आता है धारा 3(2) का कुछ आएंगे, फिर कुछ आपको 2-4 चीजें और बताएंगे, थोड़ा सा और है। X में है SC/ST के लोगों की ओर से उपयोग किए जा रहे जल स्रोतों को गंदा कर देना। कोई पर्टिकुलर गांव में ऐसा होता है, शहरों में तो आजकल नदी, कुएं, तालाब ये सब रहे नहीं है, ये तो सब गांव में होते हैं। कोई पर्टिकुलर, वैसे तो सबके अलग अलग कुएं होते थे, हम हमेशा ही देखते हैं कुएं भी सबके अलग होते हैं, तालाब भी सबके अलग होते हैं, कोई छोटा सा पोखर होता है तो वो भी अलग अलग ही होता है। परंतु कोई जान करके किसी के पर्टिकुलर तालाब या पोखर या पानी को खराब कर देता है, जिससे वो उस पानी को पी नहीं सके, काम में नहीं ले सके, तो वहां पे धारा X काम में आती है। या Y में है, कोई पर्टिकुलर रास्ता है, गांव में से जाने का रास्ता या खेत में से जाने का रास्ता है, और वहां से आप नहीं चाहते कि कोई SC/ST का उधर से गुजरे, और उसके रास्ते को बंद कर दिया, या उसके रास्ते से गुजरने पर मारपीट करना, गाली गलौज करना, तो वहां पे धारा Y काम में आती है। क्योंकि सरकारी जमीन है, सार्वजनिक रास्ता है, सभी लोगों को अधिकार होता है स्वतंत्रता पूर्वक वहां पे विचरण करने का, आप किसी को रोक नहीं सकते। इसी तरीके से Z धारा 16 में बहुत सारा इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, और उन सब चीजों को शामिल कर लिया गया है जो जातीय उत्पीड़न को दर्शाती है। जैसे SC/ST के सदस्यों को उसका घर, गांव और निवास छोड़ने के लिए मजबूर कर देना, दबाव डालना, डराना, धमकाना आदि। कई बार मैंने पीछे भी बताया था कि कई बार ऐसा होता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कम होते हैं और एक कम्युनिटी के ज्यादा होते हैं, तो वो जो ज्यादा वाले ग्रुप होता है वो सोचता है कि जो कम कम्युनिटी वाला व्यक्ति है, गरीब है, दलित है, SC/ST का है, कमजोर है, इसको यहाँ से हटाया जा सकता है, तो वो सब मिलकर उसको हटाने का प्रयास करते कि इसको यहाँ से हटा दो। और यदि वो नहीं हटता है तो फिर उसको इनडायरेक्ट तरीके से उसको या तो निकलने नहीं देंगे, या आते जाते उसको परेशान करेंगे, या उससे बोलेंगे नहीं, या उसका बहिष्कार करके रखेंगे। इस तरह की बातें हमें गांव में देखने को मिलती है, या छोटे शहरों में देखने को मिलती है। तो इस Z का A है, Z का A, और उस A के भी कै, ख, ग, घ, ड 4 भाग हैं। पहले तो धारा 3 का 1 का Z, और उस Z में भी A B C D है, 3 है, और फिर उसमें ZA। A में देखो SC/ST के व्यक्ति को किसी भी तरीके से रोकना, बाधा डालना, जब वह सार्वजनिक संपत्ति को काम में ले रहा है, किसी जल स्रोत को काम में ले रहा है, कोई शमशान में जा रहा है, किसी शमशान में किसी डेड बॉडी का डिस्पोजल करने जा रहा है, नदी का पानी काम में लेना चाह रहा है, झरने का पानी काम में लेना जा रहा है, कुआं, बावड़ी पानी काम में लेने जा रहा है, तो उसको रोक रहे हैं, उसको घाट पर जाने की इजाजत नहीं दे रहे, उसको सड़क से नहीं गुजरने दे रहे, उस रास्ते से नहीं गुजरने दे रहे, उस शमशान घाट का प्रयोग नहीं करने दे रहे, तो वहां पे ZA का कै लगेगा।
इसी तरह से SC ST का व्यक्ति है, साइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, वाहन चला रहा है, नए जूते पहन रहा है, नए कपड़े पहन रहा है, बारात निकाल रहा है, घोड़ी पे चढ़ रहा है, बिंदोरी निकाल रहा है, और इन सब से उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और ये एक आम घटना हो गई है जो हर साल आपको शादियों के टाइम में गाँव में देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई SC या ST का व्यक्ति अपनी बारात निकालना चाहता है या बैंड बाजे से कोई बिंदोरी निकाल रहा है, तो प्राय सामान्य वर्ग के या OBC वर्ग के लोग पता नहीं क्यों उसको रोकने का प्रयास करते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है, यहाँ तक कि उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है, और उसके बाद में नुकसान उन्हीं का होता है जो ये इस तरह की दबंगाई दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, अरेस्ट होती है, गिरफ्तारी होती है। तो हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जब सार्वजनिक स्थान सबका है, पानी सबका है, रास्ता सबका है, शमशान घाट सबका है, सारे ट्रेडिशन सबको फॉलो करने की इजाजत संविधान हमें देता है, समानता का अधिकार हमें देता है, समरसता का अधिकार हमें देता है, तो फिर क्यों हम किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को उन सारे रिचुअल्स को करने से रोक रहे हैं? हमें कहाँ जरूरत है, बल्कि हमें तो उस माहौल को क्रिएट करने की जरूरत है कि हम उसके साथ साथ उसको आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करें और एक हार्मनी डेवलप करने की कोशिश करें। वहां पे समाज में एक नए एग्जाम्पल्स स्थापित करने की कोशिश करें, खुद आगे बढ़कर एग्जाम्पल्स स्थापित करें अच्छे वाले, पॉजिटिव, जिससे आने वाली नई पीढ़ी को नया वो मिले, मोटिवेशन मिले। इसी तरह से पूजा के धार्मिक स्थलों पे जाने से रोकते हैं। आजकल भी इस आधुनिक काल में आजादी के 70 साल बाद भी आज भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को पर्टिकुलर टेम्पल में जाने से रोका जा रहा है। कई जगह तो साफ साफ लिखा भी रहता है कि यहाँ पे इनका प्रवेश वर्जित है। ये लिखना भी अपने आप में अपराध है। यदि कोई इस तरह से लिख के भी रखता है या रोकता है तो उसके खिलाफ भी एट्रोसिटी का 3 का Z का ग में मुकदमा दर्ज हो सकता है। कई बार किसी को धार्मिक यात्रा, सामाजिक यात्रा या सांस्कृतिक जो जुलूस वगैरह निकालते हैं उनको भी रोकने का प्रयास किया जाता है। उनको बीच में हर्डल्स डाल ले जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है, उनको धमकियां दी जाती है कि इधर से नहीं निकलोगे, उधर से निकलोगे। ये सारी घटनाएं आज भी इस सभ्य समाज में हो रही हैं। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, सार्वजनिक स्थल या कोई भी ऐसा स्थल या उसका सार्वजनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को उपयोग न करने देना। यानी आप किसी शैक्षणिक संस्थान है, वहां पे आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं करने देना। इसको मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि जैसे मिड डे मील का कंसेप्ट है, स्कूल्स में मिड डे मील का कंसेप्ट होता है, बच्चों को वहां पे खाना खिलाया जाता है लंच के टाइम में। परंतु वहां पे आज भी ये देखने को मिलता है कि जो SC ST के बच्चे होते हैं उनके बर्तन अलग होते हैं, उनके बर्तन उन्हें अलग लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उनको अलग बैठा के खिलाया जाता है, उनको खुद के बर्तनों को खुद धोना पड़ता है, वो किसी भी बर्तन को टच नहीं कर सकते हैं। आज भी स्कूल जैसे शिक्षा का जो मंदिर है, जहाँ पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और जहाँ पर शिक्षा का लेन देन होता है, जहाँ पे शिक्षा का आदान प्रदान होता है, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, वहां भी आज भी SC ST के बच्चों को रोका जाता है पानी पीने से, स्कूल के नल पे हाथ लगाने से, मिड डे मील के खाने को हाथ लगाने से, उनको अलग बैठा के खिलाया जाता है, जो बहुत ही गलत भावना है। इसी तरह किसी को व्यवसाय करने से रोकना, मतलब कोई पर्टिकुलर व्यवसाय किसी का है, आजकल तो सभी के लिए सभी व्यवसाय ओपन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु कई बार गांव में ऐसी स्थिति हो जाती है कि पर्टिकुलर एक व्यवसाय का व्यक्ति किसी दूसरे को अपना व्यवसाय नहीं लगाने देता है कि मेरा व्यवसाय है, मैं ही करूंगा, तो वो भी एक अपराध है। इसी तरह से SC ST के सदस्य को जादू टोना करने के आरोप में शारीरिक क्षति पहुंचाना, मानसिक पीड़ा पहुंचाना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पर्टिकुलर एक डायन प्रथा हमारे गांव में चलती है और आदिवासी इलाकों में बहुत ज्यादा चलती है। किसी गांव में कोई बड़ी बीमारी हो गई या 2-4 लोग ज्यादा बीमार हो गए या कोई परेशानी चल रही है, तो वहां पे एक व्यक्ति को जो सबसे कमजोर होगा, गरीब होगा, वंचित होगा, पीड़ित होगा, उसको चुन लिया जाता है, उसको एक टारगेट बना दिया जाता है कि इस व्यक्ति की वजह से गांव में बीमारी है, इस व्यक्ति की वजह से गांव में ये परेशानी है, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति को एक सिंबॉलिक
प्रतीक के रूप में बना दिया जाता है। और खास तौर से इसमें महिलाओं को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। किसी भी जेंट्स को कभी आपने डायन प्रथा में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा होगा, हमेशा आपने महिला को ही डायन घोषित करते हुए देखा होगा, जो बहुत ही हीनियस ऑफेंस है। इसके लिए अलग से एक्ट भी राजस्थान में एक्ट आ चुका है डायन प्रथा पे। और साथ में यदि कोई महिला यदि SC या ST की है तो उसमें एट्रोसिटी एक्ट भी काम करेगा। दोनों एक्ट पैरेलल काम करेंगे यदि ऐसा कुछ आपको उसको इस तरह से परेशान किया जाता है तो। इसी तरह से SC ST के किसी व्यक्ति, परिवार या समाज के आर्थिक बहिष्कार या बहिष्कार करने की धमकी देना। प्राय ऐसा देखा जाता है कि एक मास लेवल पर पूरा समाज एक तरफ हो जाता है और एक कोई SC या ST का व्यक्ति किसी कारण से एक तरफ कर दिया जाता है, उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता है, आर्थिक बहिष्कार भी किया जाता है, उसको प्रताड़ित भी किया जाता है। और ये तब होता है जैसे किसी SC ST का व्यक्ति किसी पे मुकदमा कर देता है सामान्य वर्ग पे, तो वो पूरा सामान्य वर्ग मिलकर उसका हरेसमेंट करने के लिए, उसको उत्पीड़न करने के लिए उसको सामाजिक बहिष्कार के रूप में उसको परेशान करना शुरू कर देता है। उसको शामिल नहीं करेगा, उसको दूध पानी नहीं लेने देगा, उसके लिए दुकानों पे आना अलाउ नहीं होगा, वो नाई की दुकान पे नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजें हमारे समाज में। एक और बड़ी प्रचलित प्रथा है कि बाल भी नहीं काटे जाते हैं। ये भी बहुत सारी घटनाएं मैंने पिछले 3-4 साल में सुनी कि एक पर्टिकुलर कौम है जो बाल काटती है। आजकल जो शहरों में है वहां तो चलो पार्लर्स और सैलून्स और ये सब बन गए, परंतु गांव में पर्टिकुलर कौम ही बाल काटती है और वो भी SC और ST के बाल नहीं काटता, वो मना कर देता है। वो खुद काटने से मना नहीं करता कि मैं नहीं काटूंगा, परंतु अन्य जो थोड़े बहुत रिचेस्ट लोग हैं जिनका थोड़ा सा वहां पे वर्चस्व है समाज में, वो उसको मना कर देते हैं कि यदि आपने इनका बाल काटे तो हम आपकी दुकान पे नहीं आएंगे। वहां उसका बहिष्कार करने की धमकी दी जाती है। ऐसे में वो जो बाल काटने वाला व्यक्ति है SC और ST के बाल नहीं काटता है। ऐसे में भी इस पे उनके ऊपर इस तरह का एट्रोसिटी का केस बनाया जा सकता है। परंतु मेरा तो ये मानना है कि कानून से लड़ने की बजाय या कानून से संघर्ष करने की बजाय यदि सामाजिक समरसता खुद ब खुद स्थापित की जाए, समाज में यदि खुद बैठ के जो सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में अच्छा महत्व रखते हैं, जिनकी समाज बात सुनता है, उनको खुद को सामाजिक समरसता लाने के लिए, सामाजिक समानता लाने के लिए खुद आगे से पहल करनी चाहिए। किसी की शादी है तो जाहिर है उसका साथ देना चाहिए, कोई वोट में खड़ा हो रहा है तो जाहिर है उसका साथ देना चाहिए, कोई किसी की आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जमीनों का मैटर है तो आपस में बड़े बुजुर्गों को मिलके, जो सक्षम लोग हैं उनको मिलके खुद, क्योंकि यदि आप इन सब चीजों में उलझते हैं, लड़ाई झगड़े और इन सब कोर्ट कचहरी में, हालांकि इसमें एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है और रिजल्ट बहुत स्लो मिलते हैं, परंतु जो रिजल्ट समाज के स्तर पे, परिवार के स्तर पे मिल सकते हैं उनसे ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस होता है। तो ये तो धारा 3(1) का A to Z था और अब हम धारा 3(2) के सिर्फ 7 ही पोर्शन है। धारा 3(2) का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही है और इसी में फिर हम थोड़ी मुख्य धाराएं करेंगे, ज्यादा नहीं है। उसके बाद हमें आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो उनको हम सुनेंगे। धारा 3(2) पे 7 हैं। 7 में हम धारा 3(2)(1) पढ़ते हैं। मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, मतलब झूठी कोई भी एविडेंस क्रिएट कर रहा है जो किसी SC और ST के व्यक्ति को, जो विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है और दोष सिद्ध होना संभव हो या आजीवन कारावास उसको मिलने वाला हो, तो ऐसे साक्ष्य देने से किसी को फांसी दी जाती है तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मतलब एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, उसने एक फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर ली, उस फॉल्स एविडेंस की वजह से एक SC ST व्यक्ति के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा भी कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें पनिशमेंट भी घोषित हो जाता है, पनिशमेंट भी ऐसा जो आजीवन कारावास का मिलने वाला है। तो फिर वहां पे
यदि ये पता चल जाता है कि जो सब कुछ थी, जो सारी एविडेंस थी फॉल्स थी, झूठी बनाई गई थी, उसको परेशान किया गया, उसको जेल में रखा गया, उसको गिरफ्तार किया गया, तो वहां उस झूठी एविडेंस क्रिएट करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा धारा 3(2) में 1 में, और उसको मृत्यु दंड तक भी दिया जा सकेगा। आप खाना खाओ आप मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वही फॉल्स एविडेंस किसी SC ST के खिलाफ यदि व्यक्ति के खिलाफ देता है और वहां पे अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास है, तो उस व्यक्ति को जो सामान्य वर्ग का है उसका जो उसकी जो सजा होगी वो 7 साल तो हो सकती है, साथ में आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ से SC ST की जो संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाता है या कोशिश करता है, तो ऐसे में सामान्य वर्ग की जो सजा होगी 6 माह से कम नहीं होगी, परंतु 7 साल तक हो सके। उसकी जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी कोई दुकान है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई भी घर है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो जो मुकदमा दर्ज होगा वो धारा 3(2)(3) में दर्ज होगा, और साथ में उसमें 7 साल तक की सजा उसको दी जाएगी, क्योंकि उसके आजीविका का जो साधन था यदि आपने उसको नष्ट कर दिया तो आपको 7 साल तक की सजा होगी। इसी के अलावा फिर वापिस से धारा 3(2)(4) वही सेम है कि कोई विस्फोटक पदार्थ या अग्नि से किसी को क्षति पहुंचा रहा है। क्षति किसको पहुंचा रहा है? पूजा का स्थल, उसका आवास का स्थल, उसकी संपत्ति या उसका जो उपयोग में किया जाने वाला है, उन सबको यदि नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। किसको दी जाएगी? सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी SC ST व्यक्ति के पूजा के स्थल को, उसके रहने के स्थान को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको कम से कम 7 साल की या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इसी तरह से धारा 3(2)(5) इम्पोर्टेंट है। धारा 3(2)(5) इसको ध्यान रखें, क्योंकि धारा 3(2)(5) और धारा 3(2)(5)(a) नया अमेंडमेंट जो हुआ है 2016 में, वो धारा 3(2)(5) के साथ में धारा 3(2)(5)(a) जोड़ दी गई है, जो बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। इसको आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप यदि पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरह पढ़ना भी पड़ेगा। यदि IPC के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के अपराध कोई कर रहा है, मतलब ऐसे अपराध जिनमें सजा 10 वर्ष या उससे अधिक है, इनमें मुख्य अपराध आते हैं, रेप आता है, गैंग रेप आता है, मर्डर आता है, एसिड अटैक आता है, डकैती आती है, या किसी को निशक्त कर देना, उसके हाथ पांव तोड़ देना, निशक्त कर देना। इस तरह के जो बड़े अपराध हैं जिसमें 10 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध हैं, उनमें धारा 3(2)(5) लगेगी। यदि किसी सामान्य वर्ग का व्यक्ति है और किसी ने SC ST के व्यक्ति का मर्डर कर दिया है और वो जानता है अच्छी तरह, तो उसके खिलाफ धारा 3(2)(5) में मुकदमा दर्ज होगा। इसके अलावा धारा 3(2)(5)(a) इसके लिए एक सूची बनाई है, नई सूची क्रिएट की गई है धारा 3(2)(5)(a) में, जो नए अमेंडमेंट में आपको मिलेगी, जिसमें IPC के करीब 20-25 धाराओं को जोड़ दिया गया है। 3(2)(5)(a) में IPC की करीब 25 धाराओं को शामिल कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि इन धाराओं से संबंधित कोई भी अपराध यदि सामान्य वर्ग का व्यक्ति SC ST के व्यक्ति के साथ करता है तो उसमें धारा 3(2)(5)(a) लगेगी। वो अनुसूची मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वो अनुसूची क्या है जो नई शामिल की गई है? IPC की नई अनुसूची को इसमें एट्रोसिटी एक्ट में शामिल कर दिया है। 120(b)(a) आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, 120(b)(b) आपराधिक षड्यंत्र की सजा, 141, 42, 43, 44, 45, 46 मतलब एक गैर कानूनी मंडली का सदस्य होना, हथियार रखना, जुड़ना, दंगा फसाद करना। 141 से लेके 146 तक, 147 तक मतलब बलवा करना। एक साथ 10-20 लोग आ गए और उन्होंने किसी के साथ मारपीट कर दी, उसमें हथियार भी ले आए, सशस्त्र हथियारों से दंगा भी कर रहे हैं, तो वो सब 141 से 48 तक आता है। कई बार जमीनों के मैटर में ये होता है
कि एक साथ बहुत सारे लोग आकर हमला कर देते हैं जमीन से बेदखल करने के लिए, वहां पे ये 141 से लेके 48 तक का अपराध, आईपीसी का अपराध भी शामिल होगा। जो मुकदमा दर्ज होगा उसमें एट्रोसिटी एक्ट की धारा 325A लगेगी और साथ में ये आईपीसी की धाराएं भी लगेंगी। इसके बाद है 217 आईपीसी 217, व्यक्ति को सजा से बचाने अथवा जब्ती से बचाने के इरादे से लोक सेवक को कानून के निर्देशों की अवहेलना करना। कोई लोक सेवक है और उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी की पालना नहीं कर रहा, तो वहां पे 217 का अपराध है। 319 किसी को ग्रीवियस, किसी को चोट पहुंचाना, 319, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक आप ये कह सकते हैं किसी को चोट पहुंचाना। 323, 41 का जो अपराध होता है सबसे छोटा अपराध होता है, किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को धक्का दे देना, किसी को रोक के परेशान करना। इसी में यदि कोई स्वेच्छा से मार रहा है, कोई हथियार के साथ मार रहा है, कोई चोट पहुंचा रहा है, तो 324-25 तक का अपराध इसमें शामिल हो गया है। अब ये सारे अपराध, कोई SC/ST का व्यक्ति कहीं से जा रहा है, कोई पड़ोस में कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति बैठा है और वो एक दूसरे को जानते हैं और सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने आके उसको एक थप्पड़ मार दिया, जो 323 का अपराध है, और उसको रोक लिया 341, तो वहां भी एट्रोसिटी एक्ट लागू होगा। ये आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कोई किसी को जाति सूचक शब्द कहे, गालियां दे या कहीं से बेदखल करे या कुछ और करे, जातीय उत्पीड़न करे, परंतु यदि वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं और उनमें लड़ाई हो गई और थप्पड़ गुस्सा मार रहे हैं, तो जाहिर है एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा। ये यदि SC/ST का व्यक्ति यदि लड़ाई की शुरुआत कर, तो जाहिर है उसके ऊपर भी आईपीसी का मुकदमा दर्ज होगा। ये नहीं कि वन साइड ही दर्ज होगा, दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। और फिर आता है तेजाब, एसिड अटैक, 326 में एसिड अटैक आ जाता है। 332 में लोक सेवक को उसके कार्य से रोकने को स्वेच्छा से आघात करना। कोई लोक सेवक है और वो SC/ST का है और उसको कार्य करने से रोक रहे हैं। वैसे तो सामान्य जो लोक सेवक है उसके लिए 332, 353 का आईपीसी का अपराध दर्ज होता है। यदि वो SC/ST का है, इस वजह से उसको कार्य करने से रोका जा रहा है कि इसको कार्य नहीं करने दिया जाए, तो SC/ST विद 332 का अपराध दर्ज होगा। फिर वही महिलाओं से रिलेटेड, अभी मैंने आपको W बताया था, 3(1) का W, और यदि उस अपराध में अलग अलग वेरिफिकेशन कर दिया गया है। सामान्य जब मैंने पढ़ा था 3W1, उसमें था कि महिला को छुआ तो अपराध है, छूता नहीं है, उसके हाव भाव करता है, गलत पोस्चर बनाता है, अश्लील हाव भाव करता है, कुछ इस तरह से बोलता है, तो वहां पे 3(1) का W का 1 और 2 था। यहाँ पे है 354 महिला के साथ उसके शील भंग के इरादे से हमला करना, आपराधिक बल का प्रयोग, मतलब सिर्फ टच ही नहीं करना बल्कि उस पर अटैक करके टच करने की कोशिश करना। उसके 354A में है, उसको टच करने पे उसका दंड है 354A B, और B में है महिला के कपड़े उतारने का प्रयास करना, मतलब उससे जबरदस्ती उसके कपड़े छीना झपटी करना, उतारने की कोशिश करना। 354C में है उसकी अकेले में सुनसान में उसके फोटोग्राफ्स लेना, उसको देखना, वो कोई प्राइवेट काम कर रही है और उसको देखने की कोशिश करना, छुप के देखना, ये सब है। और उस पर झपट्टा मारना, इस तरह से 354D। 354D है पीछा करना, मतलब कोई महिला अकेले में सुनसान में कहीं जा रही है और उसका पीछा करना और उसको परेशान करना। सोशल मीडिया पे पीछा करना भी इंक्लूड हो जाता है। आजकल कोई सोशल मीडिया पे जबरदस्ती किसी को मैसेजेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बार बार व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो वहां भी 354 IT एक्ट के साथ लगता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है अपहरण भी आ जाता है, 359, 363, 365। इसी तरह से 376B और C, 376B और C को तो 325 में डाला है और 376A और D को 325 में डाला है। मतलब जो रेप है, डायरेक्ट रेप है, गैंग रेप है, उसको तो उन्होंने 325 में डाला है, जहाँ 10 और 10 साल से अधिक की सजा है। परंतु जहां पे सजा कम है, 376B और C, जैसे पति से अलगाव के दौरान
सेक्सुअल असॉल्ट करना, पति और पत्नी का डिवोर्स हो गया है, अलग रह रहे हैं, उसके बाद भी पति उस पर असॉल्ट कर देता है। दूसरा 376 किसी की अधिकारिता में कोई व्यक्ति है, जैसे कोई महिला किसी के घर में काम कर रही है या किसी संस्था के अंदर काम कर रही है, वहां कोई संस्था वाला उसके साथ असॉल्ट करता है तो 376 बी और सी में अपराध दर्ज होगा, साथ में SC ST। इसके अलावा 509, 506 ये सब इसमें शामिल कर लिए गए। अब आपको दो चीजें ध्यान रखने, 325 जहाँ पे 10 और 10 साल से अधिक की सजा है, 325A जो 20-25 प्रकार की जो IPC मैंने अभी बोली है, इस तरह का कोई भी अपराध होता है तो धारा 325A मुकदमा दर्ज होगा। इसके बाद हमारी ये थी 326 और 7, दो और बचे थे, 326 और 7। इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को गायब करेगा, साक्ष्य गायब करना इसमें शामिल है, ये धारा 326 में। इसी तरह से लोक सेवक होते हुए उस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं, किंतु उससे दंड नहीं होगा। मतलब कोई लोक सेवक होके भी कोई अपराध कर रहा है तो वो धारा 327 में शामिल होगा। और 6 में होगा कोई साक्ष्य गायब करेगा तो धारा 306 में गायब होगा। इस तरह से ये धारा 3.1, धारा 3.2 उसके अलग अलग सब पार्ट हो गए थे। अब छोटी छोटी सी धाराएं मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसको मैं खत्म करूंगी। एक बहुत बड़ी जो गलतफहमी थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद 10 मिनट में मैं इसको समाप्त कर रही हूँ। उसके बाद आपके इसके नेक्स्ट सेशन में हम आपको जो बताएंगे, जो पुलिस की प्रोसीडिंग है, बयान कैसे होते हैं, 164 के बयान क्या होते हैं, IPC कोर्ट ट्रायल कैसे होता है, FR क्या होती है, चालान क्या होती है, आर्थिक सहायताएं कैसे लेनी है, ये सारे हम नेक्स्ट वाले सेशन में आपको बताएंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ धारा 4, ऐसा लोक सेवक जो SC ST का नहीं है, जैसे थानेदार हो गया, पुलिस का डिप्टी SP हो गया, SP हो गया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन या सुपरवाइजरी ऑफिसर हो गया, या कोई और अन्य विभाग का व्यक्ति है जो कि SC ST का नहीं है परंतु अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर रहा है, अपने जो 4 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। जैसे आप गए, मुकदमा दर्ज कराने गए, थाने पे गए, SC ST का मुकदमा दर्ज कराने गए और थानेदार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो उसके खिलाफ आप SC ST का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, यदि वो सामान्य वर्ग का है या OBC का है। यदि वो SC ST का है तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होगा, परंतु उसके खिलाफ यदि SC ST का है अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करा तो आप उसके खिलाफ 166A IPC में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। लोक सेवक यदि अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, इसी तरह से कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, SC ST एक्ट की जो जांच करता है, जो IO होता है, जांच अधिकारी होता है, और डिप्टी SP होता है, और इसके लिए एक स्पेशल सेल होती है। हर जिले में एक SC ST सेल होती है जहाँ पे डिप्टी SP होता है, वो इसकी जांच करता है। यदि वो भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रहा, कुछ लैकुना रख रहा है, साक्ष्यों को गायब कर रहा है, फॉल्स क्रिएट कर रहा है, तो वहां भी आप उसके खिलाफ धारा 4 का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह से धारा 14 पे आते हैं सीधे, इनके लिए स्पेशल कोर्ट होगा। SC ST का कोर्ट आजकल सब जगह अलग होता है, यहाँ पे ADG लेवल के अधिकारी होते हैं। इसी तरह से धारा 15 में आपको एक सरकारी वकील मिलेगा, जो विक्टिम होता है उसको सरकारी वकील मिलेगा, और हर न्यायालय में एक लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक होता है जिसको हम APP कहते हैं, वो होता है। धारा 17 में डिप्टी SP इस पे जांच कर अपराधियों के खिलाफ होते हैं। जैसे 376 से तो लोग नहीं डरते, 498 से तो नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि उन्होंने अपराध ही नहीं किया, उन्होंने जब बलात्कार ही नहीं किया तो वो क्यों डरेंगे? जब उन्होंने दहेज नहीं मांगा तो वो क्यों डरेंगे? तो इसी तरह से एट्रोसिटी एक्ट है, जब आपने किसी के साथ एट्रोसिटी करी ही नहीं, जातीय उत्पीड़न किया ही नहीं, उसके साथ कोई गलत व्यवहार ही नहीं किया, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको किसी को भी यदि समझाना हो तो आप उसको यही समझाएं कि भाई आप जब जातीय उत्पीड़न नहीं कर रहे। दूसरा गलतफहमी आपको दूर करनी होगी कि इसमें झूठे मुकदमे होते हैं। कहीं भी झूठा मुकदमा दर्ज नहीं होता। जब आदमी कहीं पीड़ित होता है, परेशान होता है, उसके साथ कहीं एट्रोसिटी या किसी अन्य प्रकार का अपराध होता है, एट्रोसिटी की बात नहीं करें, किसी भी अन्य प्रकार का अपराध होता है,
जब अपराध होता है तब वो थाने जाता है, तब वो मुकदमा दर्ज कराता है। यदि उसके साथ अपराध नहीं होगा तो एक आम आदमी कभी भी जान करके कभी भी थाने जाके मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा। जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तब मुकदमा दर्ज कराता है। दूसरा, यदि कोई जान करके झूठा मुकदमा दर्ज करा रहा है, झूठा मुकदमा यदि दर्ज करा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में, पुलिस के पास में पूरा अधिकार है कि वो उस मुकदमे में एफआईआर लगा दे। आपने यदि कोई एट्रोसिटी नहीं की है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप जाके सीधा सीधा साफ साफ बताएं, अधिकारियों से मिले और अपने क्लियर कर दें कि भाई मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जब आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपके मुकदमे में एफआईआर लग जाएगी। यदि आपने कुछ गलत किया है, किसी ने भी कुछ गलत किया है, तो यदि एट्रोसिटी नहीं है, कुछ और अपराध है, तो जाहिर है दूसरे अपराध में आपको चालान भी होगा, सजा भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी। तीसरा, इसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। ये एक रूमर है, ये बिल्कुल गलत रूमर है। ये बहुत ज्यादा फैलाया जाता है कि जैसे ही SC/ST का मुकदमा दर्ज होता है उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। तो आप अच्छी तरह जान लें, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह जान लें, किसी भी मुकदमे में, एट्रोसिटी एक्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, SC/ST एक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, एक सामान्य मुकदमा जो 323-41 का भी है, बहुत छोटा सा मुकदमा होता है, लड़ाई झगड़े का मुकदमा होता है, कोई किसी के एक थप्पड़ मार देता है, तब 323-41 का मुकदमा होता है, उसमें भी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। किसी भी मुकदमे में, चाहे 498 का मुकदमा हो, 376 का मुकदमा हो, कोई धोखाधड़ी का मुकदमा हो, किसी में भी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती। इसमें भी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक प्रोसीडिंग होती है, पूरी प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति FIR लिखवाता है, मुकदमा दर्ज होता है, फिर उसके 161 के बयान होते हैं, फिर जरूरत होती है तो 164 के बयान होते हैं, उसके साथ जो एविडेंसेस होती है वो कलेक्ट की जाती है, मेडिकल होता है तो मेडिकल करवाया जाता है, FSL होता है तो FSL करवाया जाता है, किसी के गवाह होते हैं तो गवाहों के बयान होते हैं, कोई यदि एक्यूज्ड के रूप में कोई प्रमाणित किया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने ये किया है तो उस व्यक्ति को 41 के नोटिस देके बुलाया जाता है, उसको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। 41 CRPC का नोटिस एक्यूज्ड के सभी गवाहों को दिया जाता है कि आप आइए, अपनी बात रखिए, आप यदि सही हैं तो आपको डरने की जरूरत है, आप यदि गलत हैं तो आपके खिलाफ चालान भी होगा और आपको अरेस्ट भी किया जाएगा। इसमें ये रूमर फैलाया गया कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है और इसी दूसरे रूमर के साथ कि एट्रोसिटी का मुकदमा झूठे होते हैं, ज्यादातर झूठे मुकदमे होते हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को एक निर्णय दिया और वो निर्णय आपको जानने योग्य है, उसमें आपको जानना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को दिया, उसमें 3 चीजें उन्होंने ये कही कि इसमें आप अग्रिम जमानत दे सकते हैं। एट्रोसिटी एक्ट का जो भी मुकदमा होता है उसमें तुरंत अग्रिम जमानत अप्लाई कर सकते हैं और अग्रिम जमानत दी जाए। दूसरा, उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज करने से पहले जांच अधिकारी जांच करेगा, थाना अधिकारी 7 दिन तक जांच करेगा। जांच में ये पाया जाएगा कि ये सही है, एट्रोसिटी हुई है, तब ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो एक बहुत ही गलत निर्णय था, क्योंकि एक व्यक्ति के आज कोई थप्पड़ मार देता है, आज कोई चोट हो जाती है और 7 दिन तक यदि हम उसकी यही जांच करते रहे और उसके गवाहों को ढूंढते रहे और उसको गवाह भी नहीं मिले, उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं हो, उसका मेडिकल भी नहीं हो और 7 दिन बाद हम ये कह दें कि उसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ कोई एट्रोसिटी नहीं हुई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तो ये संविधान के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है, एक व्यक्ति के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को न्याय का अधिकार है, हर व्यक्ति को न्याय का अधिकार है। जिस तरह से अन्य मुकदमों में तुरंत FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज ही इसलिए की जाती है कि पहले एक मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद गलत है तो गलत और सही है तो सही का निर्णय जांच अधिकारी स्वयं करेगा। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको सही को सही प्रोड्यूस करे और गलत को गलत करे। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को जब ये कह दिया कि पहले 7 दिन तक आप जांच करेंगे, तो यदि कोई 7 दिन तक यदि कोई आयु यही जांच करता रहे और इस दौरान डरा धमका के, गवाहों को बहला के,
राजीनामा करा के, प्रेशर बना के, कोई यदि हॉस्टाइल करवा देता है सबको और ये कह दे कि नहीं घटना ही नहीं हुई है, तो फिर व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा? तो जो सही न्याय की प्रक्रिया है वो है पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर तरीके से जल्दी अनुसंधान होना चाहिए। यदि किसी के आज चोट लगी है तो जाहिर है उसका आज ही मेडिकल होना चाहिए। किसी का आज मर्डर हुआ है तो जाहिर है उसका आज ही पोस्टमार्टम होना चाहिए, उसका आज ही एफएसएल होना चाहिए। एविडेंस जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होता है एविडेंस रिड्यूस हो जाती है, खत्म होती जाती है, गवाह बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती है। तो जरूरी है कि पहले एफआईआर हो हर किसी में, हर मुकदमे में जरूरी है कि व्यक्ति जैसे ही पुलिस थाने पर आए उसको तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए और तुरंत उसकी इंट्रोगेशन की जाए। और जो तुरंत गिरफ्तारी की बात है वो तो मैंने आपको बता दी, किसी भी मुकदमे में कभी भी कोई तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है और इसमें भी नहीं होती है। इन सब 3 कारणों से जब ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत दिया, इसके अगेंस्ट में सरकारें भी गई, इसके अगेंस्ट में वापस से अमेंडमेंट भी हुआ। जो अमेंडमेंट किया संसद ने वापस से अमेंडमेंट किया, जो वापस से अक्टूबर 2018 में किया गया, उसमें धारा 18A जोड़ी गई। 18 जो है अग्रिम जमानत से संबंधित है, उस 18 में ए जोड़ी गई, 18A, जिसमें साफ साफ वापस से कहा गया कि इसमें अग्रिम जमानत नहीं होगी। मतलब 438 CRPC का प्रोविजन इसमें नहीं होगा, ना पहले अग्रिम जमानत थी ना अग्रिम जमानत होगी, क्योंकि अग्रिम जमानत होने के बाद एक एक्यूज फ्रीली घूमता है तो उसका नेगेटिव वर्क सामने आ सकता है। वो विक्टिम को भी डरा धमसा सकता है, राजीनामे भी दबाव डलवा सकता है, उसके साथ गलत हरकतें भी कर सकता है, दबाव में कुछ भी करवा सकता है। इसलिए कोर्ट ने साफ कह दिया कि अग्रिम जमानत नहीं होगी, पहले गिरफ्तारी होगी, फिर कोर्ट से आप जमानत ले सकते हैं। इसी तरह से एफआईआर की बात पे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन जांच करेंगे, तो संसद ने वापस कह दिया 7 दिन जांच करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से अन्य अपराधों में तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, उसी तरह से इसमें भी एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। और गिरफ्तारी के लिए एसपी और आईजी से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ये वर्डिक्ट संसद ने कहे कि एसपी और आईजी से स्वीकृति की जरूरत नहीं है। इससे पहले गिरफ्तारी के लिए हमेशा जांच अधिकारी को एसपी और आईजी से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुरंत गिरफ्तारी रोकी जाए, जबकि पहले प्रोविजन ये था कि यदि मैं डिप्टी एसपी हूँ और मैं जांच कर रही हूँ, मैंने प्रमाणित पा लिया है, तो मुझे एसपी से और आईजी से उसमें गिरफ्तार करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, तब गिरफ्तारी होती थी। अब संसद ने वापस कह दिया कि एसपी और आईजी से स्वीकृति की जरूरत नहीं है। आईओ अपने बिहाफ पे, अपनी एविडेंस पे गिरफ्तार कर सकता है। ये 18 और 18A का अंतर है जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसी तरह से ये एक पूरा 300 SC/ST की धारा 3(1), धारा 3(2) और अन्य धाराएं थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। और यदि नहीं समझ में आई हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मेरी किताब ले सकते हैं। मेरी जो एट्रोसिटी पे लिखी गई है किताब है, जिसमें RTI एक्ट भी है, जिसमें मुकदमा कैसे दर्ज कराना होता है, ये भी सारा सब कुछ दिया हुआ है। बहुत ही सरल भाषा में कानून को समझाने का प्रयास किया है। और आप किसी तरह की भी सलाह आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपना ये समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू धर्मवीर जी। थैंक यू मैडम जी, आपने बहुत अच्छा तरीके से एट्रोसिटी एक्ट को हमें समझाया और हमारे जो बच्चे हैं उनको कंपटीशन में ये काफी लाभदायक होगा। तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक जो थैंक यू करने के लिए राजकुमारी जी जो एमपी से जुड़ी हुई हैं, और एमपी में एट्रोसिटी एक्ट, एमपी डीपीओ में ये सब्जेक्ट क्या लगता है। तो राजकुमारी जी जुड़े हुए हैं क्या? जी सर। हाँ, मैडम का थैंक यू बोल रहे, थैंक यू नोट बोल रहे सर। कैमरा सीपीएस की तो कार्रवाई मौके की कार्रवाई होती है, मौके पे अरेस्ट किया जाता है, उसमें कैसे एंटीसिपेटरी मिलेगी? एनडीपीएस एक्ट नशे के खिलाफ जो कानून है वो वहीं पे तुरंत उसको जब्त किया जाता है। जिसके पास नशे का सामान मिलता है उसको उसी टाइम गिरफ्तार किया जाता है। तो वहाँ कहाँ एंटीसिपेटरी है?
यस मैम, जैसे होता है ना जिसका मतलब वो उसका जो मेन गिल्टी है वो बाहर में है, मतलब उसका कोई नाम आ गया तो क्या हाँ, कोर्ट में जाके वो जो जिस कड़ी जोड़ी जाती है कि कहाँ से ये आ रहा है, कहाँ से वो सप्लाई हो रहा है, हाँ जो मौके पे अरेस्ट नहीं होता वो लगा सकता है। परंतु पोक्सो एक्ट में भी ये प्रोविजन नहीं है एंटिसिपेटरी का, परंतु कई बार कोर्ट पे डिपेंड करता है। वैसे पोक्सो एक्ट में तो एंटिसिपेटरी नहीं, पर कई बार कोर्ट ले लेती है। हमारे भी कई केसेस में कोर्ट ने एंटिसिपेटरी ली है। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके मैम आपके कांटेक्ट नंबर? हाँ वो डाल देंगे। कांटेक्ट नंबर लिख लें आप सर, लिख भी लें आप 9414006994। कोई भी और सवाल हो तो 2 मिनट में कर लें। सवाल का मैडम अपन आगे वाला जो रखेंगे ना उसमें क्वेश्चन आंसर रख लेंगे, लंबा बहुत हो जाएगा मैडम। ठीक 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 है ठीक है ठीक है। ओके थैंक यू। व्हाट्सएप पे कर लेना आप में से जो भी। मैम कॉन्टेक्ट नंबर एक बार दोहराएंगे। 941400 ओके 6994। ठीक है मैडम, थैंक यू धन्यवाद। ओके थैंक यू मैडम। हाँ राजकुमार जी, थैंक यू नोट पढ़ो मैडम का। इसके साथ ही हमारी जो स्टूडेंटों को बेनिफिट देने वाली जो बातें बताई है मैडम ने, या हमारे जो एडीपीओ के तैयारी करने वाले हैं उन बच्चों के सबके लिए क्या ये बेनिफिट करने वाला एक्ट था और लाभदायक जो है एक्ट है। और मैडम ने हमारे को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है इसको एक्सप्लेन किया है, एक एक बात को अच्छे तरीके से समझाया है कि कौन से सेक्शन में कौन सी बात आनी चाहिए, कहाँ पे इसकी प्रोसीडिंग होगी, किस तरीके से इसको क्या अप्लीकेबल किया जाता है और किस व्यक्ति के ऊपर लागू होगा, किसके अगेंस्ट होगा, इसके बारे में हमारे को अच्छे से बताया। तो अब मैडम का थैंक यू करने के लिए हमारे साथ राजकुमारी भलावी जी जो कि एमपी स्टेट या मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वो उनका थैंक यू नोट्स करेंगी। My name is Rajkumari Bhalavi, MP District छिंदवाड़ा, BA स्नातक, BA LLB, PGDC ग्रेजुएट। सीमा मैम एडिशनल SP मैम, जिन्होंने 1989 अत्याचार अधिनियम के बारे में जो जानकारी दी है सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आने वाले भविष्य में जो एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्व और लाभदायक है। मैं मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ में ही फ्री लॉ यूनिक क्लास सर का और गेस्ट सभी का भी मैं वेरी थैंक यू करती हूँ। और मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। अपना मकसद ऐसा रखिए जो आप बढ़ते हुए कदम में, अपना मकसद ऐसा रखिए जो आज आप बढ़ते हुए कदम में ऊंचाई की ओर जाइए, जहां आपको सफलता की ओर मेहनत इतना कर दीजिए कि आपको सफलता मिले। कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती, मंजिल तो सफलता के तौर में मिल जाया करती है। मैं सर मैम को वेरी थैंक यू करती हूँ।